सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत सिरोही के पार्ट 3 की बात करेंगे। मतलब सिरोही में स्थित दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। जाम्बो जी की नगरी से प्रणाम, देव नारायण जी की पावन धरा से प्रणाम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भिलवाड़ा से प्रणाम, भरतपुर से राम राम, चित्तौड़गढ़ से राम राम, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। तो आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और कल के जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के गया था उन पर हम डिबेट करते हैं। एक कमेंट भी आ गया है, बहुत बढ़िया बात है। तो सभी को प्रणाम। और यहाँ पर हम बात करते हैं सावन भादो झील के बारे में। तो सावन भादो झील के बारे में हमने कल बात की थी कि सावन भादो झील कहाँ पर है। अचलगढ़ के अंदर है। अचलगढ़। और अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है अचलगढ़। तो यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर हुआ। सावन भादो महल जो है ये डीग में है। और डीग कहाँ पर है? भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है। सावन भादो नहर कोटा के अंदर है। सावन भादो कड़ाई देशनोक में है। और देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। और सावन भादो झरने की बात करें या वाटरफॉल की यदि हम बात करें, है ना, झरना कह दो, वाटरफॉल कह दो, तो ये कहां पर है? ये जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर में अरना झरना जलप्रपात भी स्थित है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर है जी। बिल्कुल चुका जी विश्नोई, आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आप सभी साथी अपनी तैयारी को रिवाइज करते रहें। अनर्गल एक दूसरे से बहसबाजी, एक दूसरे से जान पहचान बनाने से अच्छा है कि यहाँ पर फैक्ट पर बात की जाए। जितने भी आपके सामने फैक्ट आ रहे हैं उससे संबंधित कमेंट किया जाए। आपका भी समय निश्चित रूप से समय का सदुपयोग होगा और एग्जाम में ये सभी पॉइंट जो है आपके लिए लाभकारी होंगे। आज जो है हम गणेश जी के विभिन्न मंदिरों के प्रश्नों के संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान में बहुत सारे उनसे संबंधित मंदिर हैं। क्या क्या मंदिर कहाँ कहाँ पर है, किस स्थिति में है, क्यों फेमस है, उनकी भी बात करने वाले हैं। राजस्थान के पंजाब सांचौर से प्रणाम। बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं जी। बिल्कुल हाँ जी। तो यहाँ पर सभी साथियों ने मेरे हिसाब से इसको नोट भी कर लिया होगा और रीड भी कर लिया होगा कि सावन भादो झील जो है अचलगढ़ सिरोही में है, महल डीग में है, नहर कोटा में है, कड़ाई देशनोक में है और झरना जो है वो कहाँ है? जोधपुर में है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं माउंट आबू के बारे में। माउंट आबू के बारे में राजस्थान में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर माउंट आबू से संबंधित हम बात करते हैं। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो माउंट आबू से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे पहले यदि हम बात करें तो दक्षिणी अरावली का हिस्सा, दक्षिणी अरावली में स्थित, भाई पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला। और शिमला क्यों कहेंगे भाई? शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है वहां पर पर्यटन को लेकर के वो फेमस है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से। दूसरा, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो भी यही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भाई जिला नहीं है ये, वर्षा वाला स्थान है। और यहाँ पर लगभग कितने सेमी? 150 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। 150 प्लस कह सकते हैं, 150 यहाँ पर कह सकते हैं। जब हम यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर रहे हैं, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं। चेरापूंजी या मानसिनराम मेघालय, मासिनराव या चेरापूंजी से हम राजस्थान का कह सकते हैं। यहाँ पर सीधा प्रश्न बनता है माउंट आबू से संबंधित उपनामों के संबंध में। सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। सबसे कम वर्षा जो है वो फलोदी क्षेत्र में होती है। तो स्थान है सबसे कम वर्षा वाला फलोदी, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है झालावाड़, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। बिल्कुल यहाँ पर
देरासर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई, आपको प्रणाम। तो यहाँ पर हमने बात की दक्षिणी अरावली का हिस्सा है राजस्थान का, इसे शिमला कहा जाता है। क्यों भाई? पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, इस वजह से हम इसे राजस्थान का क्या कह सकते हैं? चेरापूंजी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या स्थित है माउंट आबू क्षेत्र में। माउंट आबू क्षेत्र में तो यहाँ नक्की झील, यहाँ नक्की झील, अचलेश्वर महादेव, नक्की झील, अचलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा और क्या क्या है माउंट आबू में? सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा नक्की झील के किनारे टॉड रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, नन रॉक, टॉड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, पैरट रॉक नाम की यहाँ पर क्या है? चट्टानें स्थित है। तो ये प्रमुख विशेषता देखी हमने किसके संदर्भ में? माउंट आबू के संदर्भ में हमने यहाँ पर विशेषता यहाँ पर देखी थी। इसके अलावा माउंट आबू से संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं? राज्य की प्रथम नगरपालिका, राज्य में प्रथम नगरपालिका जो है, नगरपालिका का गठन यहीं पर हुआ था। कब हुआ था? तो 1864 के अंदर हुआ था। इसके अलावा यदि हम इस फैक्ट से संबंधित और बात करें तो एजीजी जो हुआ करते थे राजस्थान के, राजपुताना के एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, राजपुताना के एजीजी का ग्रीष्मकालीन निवास जो है वो कहाँ हुआ करता था? वो यहाँ पर हुआ करता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो किससे संबंधित है? माउंट आबू से संबंधित है। माउंट आबू पर्टिकुलर क्षेत्र की हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहीं पर क्या है? माउंट आबू अभयारण्य भी यहीं स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो थी वो माउंट आबू से संबंधित थी। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो संस्थान है वो भी यहाँ पर स्थापित है, उसकी भी बात हमने पिछली क्लास में की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हुए किससे संबंधित? माउंट आबू से संबंधित यहाँ पर बात हुई थी। बिल्कुल, यहाँ पर बाबा रामदेव की नगरी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नक्की झील से संबंधित। इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है? तो पहला फैक्ट, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील जो है वो हम इसे कह सकते हैं, लगभग ऊंचाई की यहाँ पर हम बात करते हैं तो लगभग 1300 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई मानी जाती है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। निर्माण की यहाँ पर हम बात करते हैं, निर्माण, तो यहाँ पर निर्माण को लेकर कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं लोक मान्यताओं के अनुसार देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदी गई है। देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से निर्माण किया गया इसका। या फिर हम इसकी बात करें तो वर्तमान में ये किस प्रकार की झील है? तो ये ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी निर्मित, या इसे हम यूं कह सकते हैं क्रेटर झील जो वो है, हम इस झील के बारे में
कह सकते हैं। सबसे पहली बात, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्रेटर झील का एक उदाहरण है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित ये झील है। लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार हम बात करें, किंवदंती के अनुसार हम बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, नक्की झील जो है वो इसका नाम इसी के आधार पर पड़ा। बिल्कुल यहाँ पर और हम बात करते हैं इससे संबंधित और क्या फैक्ट जो है हमारे इससे संबंधित बन सकते हैं। नक्की झील से संबंधित गरासिया जाति की सर्वाधिक पवित्र झील, गरासिया जनजाति जो है वो इसे सबसे ज्यादा पवित्र मानती है और अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहीं पर ये जनजाति करती है। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए नक्की झील से संबंधित। और इससे संबंधित हम कह सकते हैं नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। देखो नावें वगैरह चल रही है, इसमें पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा ये प्रमुख है। और यहाँ पर एकमात्र राज्य की झील जो सर्दी के समय क्या जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। राज्य की एकमात्र झील जो क्या है सर्दी में जम जाती है। क्यों जमती है? क्योंकि सर्दी में जनरली हर क्षेत्र में ठंड पड़ती है और यहाँ पर ऊंचाई होने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये झील जम जाती है। रसिया बालम के मंदिर की भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। अचलेश्वर महादेव मंदिर से संबंधित क्या क्या फैक्ट हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परमारों द्वारा निर्मित जो है ये मंदिर माना जाता है। लगभग 9वीं शताब्दी का है ये मंदिर, 9वीं शताब्दी का है। पुनः निर्माण की हम बात करते हैं। पुनः निर्माण, कल हमने बात की थी, पुनः निर्माण जो है इसका किसने करवाया? लुम्बा चौहान ने इसका पुनः निर्माण करवाया। लुम्बा चौहान ने इसका क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया था। लुम्बा चौहान ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो यहां पर हमने बात की अचलेश्वर महादेव मंदिर की पुनः निर्माण लुम्बा चौहान ने करवाया। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं, यहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। अंगूठे की पूजा होती है। इसके अलावा यहां पर हम बात करें भगवान शिव के जो प्रिय बैल थे जिनको हम नंदी कहते हैं, नंदी की 4 टन तांबे से निर्मित मूर्ति जो यहाँ पर हम कह सकते हैं, प्रतिमा कह सकते हैं या उनकी आकृति कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुर्सा आड़ा की प्रतिमा भी यहाँ पर है। तो ये प्रमुख विशेषता थी अचलेश्वर महादेव की। जो अचलेश्वर महादेव यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर हम बात करें तो लुम्बा चौहान जो है उनके आराध्य देव माने जाते हैं। और लुम्बा चौहान इस मंदिर का क्या करवाते हैं? पुनः निर्माण करवाते हैं। यहाँ पर प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर इनका नंदी जो है भगवान शिव का नंदी 4 टन तांबे से निर्मित है। दुर्सा आड़ा की भी यहाँ पर प्रतिमा है। और सबसे विशिष्ट बात, भगवान शिव के अंगूठे की यहाँ पर पूजा की जाती है। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य के बारे में। इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या फैक्ट बन सकता है? सबसे पहले स्थापना, माउंट आबू अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना
1960 के अंदर हुई थी। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध किसके लिए है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध, जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस अभयारण्य से संबंधित, तो ये जो अभयारण्य है यहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है आबू एंसिस डिकिल्पटेरा। आबू एंसिस डिकिल्पटेरा वनस्पति पाई जाती है और ये विश्व में केवल यहीं पाई जाती है। विश्व में केवल यहीं पाई जाती है। विश्व में केवल ये वनस्पति यहीं पर पाई जाती है। तो ये विशेषता देखी हमने। माउंट आबू अभयारण्य से संबंधित कब इसे स्थापित किया गया। जनरली बार बार एग्जाम में एक ही प्रश्न आता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है आबू एंसिस डिकिल्पटेरा, जो कि विश्व में केवल यहीं पर देखने को मिलती है। बिल्कुल रणथंभौर से प्रणाम। गुरु शिखर की ऊंचाई का कमेंट भी आ रहा है। बिल्कुल गुरु शिखर की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु शिखर से संबंधित। गुरु शिखर को सबसे पहले यदि हम बात करें, इसे संतों का शिखर किसने कहा? इसे संतों का शिखर कर्नल टॉड ने कहा। भाई कर्नल टॉड ने कहा भाई यहाँ पर दत्तात्रेय का क्या है, ये मंदिर बना हुआ है, इस वजह से क्या कह दिया इसको कह दिया है तो संतों का शिखर है दत्तात्रेय मंदिर। और इसी मंदिर को लेकर, इसकी ऊंचाई को लेकर भी विवाद है। तो वो बात भी अभी हम करने वाले हैं कि भाई मंदिर को लेकर क्या विवाद है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर इसे कहा है। दूसरी बात, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी इसे माना जाता है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई मानी जाती है। यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। गुरु दत्तात्रेय का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और ये मंदिर जो है, इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो कितनी मानी जाती है? 5 मीटर। और यदि इसको दोनों को प्लस कर दिया जाए तो दोनों को प्लस करने के बाद ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। एक एग्जाम में प्रश्न आ गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, उसके अंदर 1722 ऑप्शन में नहीं दे रखा था, 1727 ऑप्शन में दे रखा था। जबकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सब कह रहे थे भाई ये ऑप्शन गलत है। नहीं, वहां पर कोई तर्क देकर के वो प्रश्न पूछा गया। भाई ऐसा होता कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में होते, 1727 भी होता, 1722 भी होता, तब आपको कौन सा राइट करना है? तब आपको राइट 1722 करना है। लेकिन यहाँ पर यदि एक ही ऑप्शन दे रखा है, चाहे 1722 दे रखा हो चाहे 1727 दे रखा हो, तो हमें तो वहां पर क्वेश्चन को राइट करने से मतलब है, एग्जाम में नंबर से मतलब है। वहां पर हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है कि भाई ये इसका मूल निर्माण है कि कृत्रिम निर्माण है। अब एक हिसाब से हम देखा जाए तो गुरु दत्तात्रेय का जो मंदिर है ये कृत्रिम निर्माण है। कृत्रिम निर्माण को हम इसकी प्राकृतिक ऊंचाई में नहीं मान सकते। भाई जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब ऐसा कहा जा रहा है भूगर्भ के वैज्ञानिकों द्वारा कि इसकी दबाव पड़ने के कारण ऊंचाई बढ़ गई है। तो अभी जनरली उसकी ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर बताई जा रही है। अब उसके ऊपर एक कोई बड़ा टीवी टावर लगा दे, कोई मोबाइल टावर लगा दे और उसके बाद में कह दे भाई इसकी तो ऊंचाई बढ़ गई, तो ऐसा संभव नहीं है। ऊंचाई जो है वो जनरली नेचुरल मापी जाती है, प्राकृतिक जो उसकी ऊंचाई है उसे मापा जाता है। और इसकी प्राकृतिक जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। 5 मीटर ऊंचा इसके ऊपर गुरु दत्तात्रेय का क्या है? मंदिर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी से माना जाता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आया था।
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर हम बात करें उत्तर में भारत में हिमालय है और दक्षिण में बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। बीच में अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो 1722 मीटर की गुरु शिखर है। इस वजह से इसे ये तर्क भी दिया गया कि मध्य भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है जी। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल है ना, आपको क्लास को शेयर भी करना है, लाइव भी बढ़ेंगे। बिल्कुल आप सभी अब साथी अपने अन्य मित्रों को भी इसकी सूचना देंगे, उन तक क्लास पहुंचाएंगे तो लाइव जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल, बाकी हमें तो रुकना नहीं है, हमें प्रयास जारी रखना है, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत सारी घोषित हो चुकी है। रीट की घोषित हो चुकी है, बहुत जल्द पटवार, कांस्टेबल इनके भी नोटिफिकेशन आएंगे। तो बिल्कुल जो तैयारी करेगा वो सीट अपनी पक्की करेगा और जो तैयारी नहीं करेगा वो अपनी सीट पक्की नहीं करेगा। ये तो अब आपको सोचना है, नौकरी लेनी है तो भाई हमें तैयारी किस लेवल से करनी है। बिल्कुल यहाँ पर ये क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित होगी। जब एग्जाम होगा ना तब आपको याद आएगी कि वास्तव में उस समय गुरुजी कहा करते थे, जो वास्तव में बात सही है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। उसके बाद में दूसरी ऊंची चोटी जिसकी 1597 मीटर क्या है ऊंचाई, और ये कौन सी है? शेर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राज्य की दूसरी ऊंची चोटी। इसके अलावा तीसरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देलवाड़ा चोटी आ सकती है, जिसकी 1442 मीटर जो है वो ऊंचाई है। तो यहाँ पर शेर जो है राज्य की दूसरी ऊंची चोटी ये मानी जाती है। और उड़िया के पठार की बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार, देखो कितनी आज यहाँ पर इंपोर्टेंट बातें हो रही है। सिरोही के अंदर राज्य का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 1360 मीटर के आसपास है। इसके बाद में राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार जो है वो आबू का पठार माना जाता है, वो भी इसी के निकट स्थित है। तो ये गुरु शिखर, शेर, उड़िया का पठार, माउंट आबू अभ्यारण्य, ये सभी कहां पर हैं? ये सभी माउंट आबू क्षेत्र में है। और माउंट आबू के बारे में हमने प्रारंभ में ही पढ़ा कि माउंट आबू की क्या डिटेल है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। उड़िया का जो पठार है राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। वन रक्षक की डेट भी बहुत जल्द आने वाली है। डेट से कोई मतलब नहीं है, मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, डेट आती है डेट जाती है, एग्जाम आते हैं एग्जाम जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है? हम अपनी तैयारी को मजबूत रखें। परीक्षा चाहे आज ही ले लो, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि परीक्षा चाहे आज ही ले लो। डेट तो एक बहाना होता है कि भाई हमें 2 महीने टाइम मिल जाएगा पढ़ेगा। अभी वर्तमान में हम बात करें तो 1.5 साल से लॉकडाउन की कंडीशन है। जो साथी सजग हैं अपने परीक्षाओं को लेकर, उन्होंने जैसे ही फॉर्म भरा है, गाइड ले आए हैं अच्छे से, बढ़िया गाइड को पढ़ लिया है, कोर्स भी खरीद लिया है, कोर्स की तैयारी भी कर ली है, शानदार नोट्स भी बना लिए हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, जब तक परीक्षा नहीं हो रिवीजन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, रिवीजन पे रिवीजन चल रहा है। तो जब एग्जाम की डेट आएगी उनको पता है हमने बहुत सारा रिवीजन कर लिया है, उस समय क्या करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है। अगर आप किसी एग्जाम में 10 से 15 टेस्ट सीरीज देके जाते हो, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में यदि 100 क्वेश्चन है, 15 टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए तो 1500 क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही पढ़ लिए। इसके अलावा आपने एग्जाम की तैयारी की तो और भी बहुत सारे फैक्ट पढ़े होंगे। और जब ये सारे फैक्ट आपके एक साथ मिलते हैं और एग्जाम में पेपर आपके सामने आता है तो आपको पेपर बहुत सरल लगता है। इसका कारण ये कि आपकी पहले से तैयारी होती है, इस वजह से आपको पेपर सरल लगता है। पेपर कभी सरल नहीं होता, पेपर कभी कठिन नहीं होता, हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर सरल है मतलब हमारी तैयारी है, पेपर कठिन है मतलब हमने तैयारी नहीं कर रखी है। तो ये बात आप गांठ बांध लें, चाहे वन रक्षक का हो, पटवार का हो, हमें कोई मतलब नहीं डेट कब आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है 1.5 साल से सभी परीक्षाएं जो है वो स्थगित चल रही हैं। डेट कभी भी आ सकती है और कभी भी एग्जाम का समय दिया जा सकता है। हो सके अभी तो रीट कोरोना को लेकर थोड़ी डेट ढीले कर दी, बाकी मान लो डेट आ जाती कि जुलाई में एग्जाम होगा, क्या करना है, गवर्नमेंट ने कह दिया मास्क लगाओ, हाथों को सैनिटाइज करो, इस तरह की व्यवस्था करके भाई हम तो एग्जाम लेंगे, तो फिर उस समय हमारी तैयारी कहाँ है। बीच में बहुत सारे रीट की अभ्यर्थी जो हैं घर चले गए, आराम से गए, यार अब तो एग्जाम होने का कोई पता ही नहीं है, इतने ढीले हो चुके हैं। तो वहां पर जो लगे हुए हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को मैं जानता हूं जो अभी इस कोरोना काल में भी घर नहीं गए, वो रूम पर ही हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब सिलेक्शन ऐसे लोगों का होगा जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, क्लास लाइव भी अटेंड करते हैं, टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, ऐसे साथियों का सिलेक्शन होता है।
एग्जाम बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं। कांस्टेबल का भी आया चला गया, वापस वैकेंसी आ गई। जो साथी 1 नंबर से रह गए हैं, कुछ ही अंकों से रह गए हैं, उनको मेरी सलाह है कि वो सभी साथी वापस अपनी तैयारी पर लग जाएं। सेम सिलेबस है, राजस्थान जीके सब में बराबर है। जिला दर्शन अगर आपने एक बार बढ़िया पढ़ लिया, शानदार इनके नोट्स बना लिए, प्रश्नोत्तरी में हमने प्रत्येक जिले के 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है। अब 100 प्रश्न यदि हम एक जिले के पढ़ लेते हैं, इससे बाहर क्या आएगा आप बताओ। यहाँ पर हम पर्यटन स्थलों में बहुत सारा डिटेल से पढ़ रहे हैं, इतिहास हमने पढ़ा है, जनरल परिचय में पढ़ा है। जिला दर्शन की एक बार सीरीज पूरी हो जाए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जिला दर्शन से डायरेक्ट प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं। कोई मकसद है, इस वजह से ये क्लास चल रही है राजस्थान जीके के नाम पर यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं है, क्लास बिल्कुल सीरियस चल रही है। और यहाँ पर अभी जो साथी सीरियस होकर क्लास देख रहे हैं, बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, टाइम टू टाइम जो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है उसको भी अटेंड कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको बेनिफिट कहाँ होगा, एग्जाम में होगा बिल्कुल। और ये तो समय ही तय करेगा कि आपको एग्जाम में कितनी परफॉर्मेंस देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कर्नल टोड ने इनके बारे में एक वक्तव्य कहा था, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि कर्नल टोड ने इनकी सुंदरता की प्रशंसा की, इनकी सुंदरता की प्रशंसा की। अब सुंदरता की प्रशंसा की, तो सुंदरता की प्रशंसा में क्या कहा, तो इन्होंने कहा ताजमहल को छोड़कर, ताजमहल को छोड़कर भारत की सबसे सुंदर इमारत है, सुंदर इमारत इनको बताया है। तो अब ये यहाँ पर कोटेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर कौन से मंदिर हैं वो जनरली नहीं पूछा जाता, एग्जाम में इनसे सीधा प्रश्न बनता है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध हैं, नाकोड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर हैं, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर हैं, किसने बनवाया, क्या बनवाया, वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है, तो यहाँ पर 5 तो मंदिर है श्वेतांबर, 5 मंदिर है श्वेतांबर, प्लस एक दिगंबर मंदिर है, दिगंबर मंदिर। और यहां पर पर्टिकुलर यदि मंदिरों के नाम की हम बात करें तो कौन से नाम यहां पर आते हैं, यहां पर यदि हम पर्टिकुलर मंदिरों की बात करें देलवाड़ा में, तो देलवाड़ा के जो मंदिरों हैं उनमें लुणव शाही मंदिर, ये यहाँ पर स्थित एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये यहाँ पर लुणव शाही का मंदिर है, पार्श्वनाथ का यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर लुणव शाही का जो मंदिर है वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। जी बिल्कुल, जिला दर्शन की बुक भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो आप। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि देलवाड़ा जो है, देलवाड़ा में लुणव शाही व विमलव शाही मंदिर स्थित हैं। ये यहाँ पर मंदिरों में प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं अर्बुदा देवी का जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान की इनको वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आप बताएंगे थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, थार की वैष्णो देवी जो है वो किन्हें कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी मतलब राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है। और मंदिर है कहां पर, मंदिर ये भी माउंट आबू में ही पड़ता है। दूसरी बात, यहां पर इनसे संबंधित परमारों की कुल देवी मानी जाती है, परमारों की
कुल देवी इनको माना जाता है। तो ये प्रमुख विशेषता अर्बुदा माता के मंदिर की। दूसरी बात करते हैं बाजना गणेश जी की, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर बाजना गणेश का मंदिर है। बाजना गणेश का मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में है। और मंदिर के निकट की यदि हम बात करें तो मंदिर के निकट झरना स्थित है। झरना स्थित है, तो यहाँ पर एक झरना स्थित है जो कल कल की आवाज करता है, मतलब बाजता रहता है, आवाज करता रहता है। और पास ही ये मंदिर स्थित है, इस वजह से इन्हें बाजना गणेश के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में और भी गणेश जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें हेरम्प गणपति जी जो सिंह पर सवार उनकी अपनी प्रतिमा है, खड़े गणेश जी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा नृत्य करते हुए गणेश प्रसिद्ध हैं, लेटे हुए गणेश जी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, रणत भंवर जी यहाँ पर गणेश जी प्रसिद्ध है, बोहरा गणेश जी राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे मंदिर हैं, सभी की बात भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल तनोट माता जैसलमेर में इनका मंदिर है। बाटी राजवंश जो है उनकी ये आराध्य देवी मानी जाती है, कुल देवी नहीं मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर आंसर, रोकड़िया, जैसलमेर, त्रिनेत्र, सवाई माधोपुर, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर थार की वैष्णो देवी जो है किन्हें कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता को क्या है? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो ये फैक्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ का यहाँ पर क्या है? आश्रम है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं यज्ञ कुंड जो है वो यहाँ पर स्थित है। अब भाई ये माउंट आबू जो है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय एक प्रसिद्ध दरबारी विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने अपने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और उस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है उसमें स्पेशली हम चौहानों की भी बात करें तो वो उत्पत्ति जो है वो एक अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा हुई थी। अग्निकुंड सिद्धांत जो है वो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया था, मतलब एक ऐसा यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से 4 जातियों को उत्पन्न किया गया। उसमें से क्रम से हम बात करते हैं कि ये क्या घटना है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने। तो यहाँ पर चंद्र बरदाई के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? यज्ञ कुंड, मतलब यज्ञ है और इस यज्ञ कुंड से क्या हुआ? 4 जातियां उत्पन्न हुई। तो 4 जातियां, या यहाँ पर कह सकते हैं योद्धा, 4 जातियां या योद्धाओं की उत्पत्ति, 4 जातियां या योद्धाओं की उत्पत्ति। और उसमें किन किन की उत्पत्ति हुई है? एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से कि भाई अग्निकुंड सिद्धांत से किन की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमार, उसके बाद प्रतिहार, उसके बाद चालुक्य और सबसे लास्ट में चौहान। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने, हम जनरली जब कोई सीरियल देखते हैं धार्मिक रिलेटेड तो उसमें ये ऐसा आता है कि ऋषि मुनि जब भी यज्ञ करते थे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उस यज्ञ में बाधा डालते थे। कभी मांस मदिरा उस यज्ञ कुंड में डाल देते, कभी हड्डियां डाल देते। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो यज्ञ होते थे उनमें बाधा पहुंचाने के जो लोग कार्य करते हैं उन शक्तियों से निपटने के लिए एक ये यज्ञ किया गया। इसमें 4 जातियों को या 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया गया, जिसमें क्रम से परमार, प्रतिहार, चालुक्यों को उत्पन्न किया। और जब ये तीनों योद्धा, ये जातियां इस कार्य को करने में असफल होती है, सबसे बाद में चौहानों को उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ पर चौहान जो है वो यहाँ पर ऋषि मुनियों की रक्षा करने में सफल होते हैं। बाद में हम चौहान राजवंश की बात करते हैं तो उसमें साकंबरी या सांबर के चौहानों से चौहानों की शाखा प्रारंभ होती है। इससे पहले हम यहाँ पर चालुक्य, परमार, प्रतिहारों का इतिहास भी पढ़ते हैं। इन सभी का संबंध किससे है? पश्चिमी राजस्थान से है, मतलब गुजरात और राजस्थान के पास का जो एरिया है जिसमें स्पेशली जालोर, सिरोही, बाड़मेर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें प्रतिहारों का इतिहास,
परमारों का इतिहास, यहाँ पर चालुक्यों का इतिहास और चौहानों का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस क्षेत्र से इन सभी का संबंध है। बिल्कुल, परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम, राम राम। तो यहाँ पर स्पेशली आपको याद रखना है कि ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कहाँ पर है। तो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम या ये यज्ञ कुंड कहाँ पर है, ये भी माउंट आबू में है। और पृथ्वीराज रासो में इस पूरी घटना का क्या है वर्णन। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्रबरदाई ने। इसके अलावा ऋषिकेश मंदिर की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित। और ये कहां पर है, तो ये भी माउंट आबू में ही स्थित है। किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर, इसकी हम बात करें, ये भी यहीं पर स्थित है। और ये क्या है, जनरली सूर्य मंदिर ये है। और सूर्य मंदिर में जैसे रथ यात्रा निकलती है तो यहाँ पर रथ यात्रा प्रसिद्ध। भाई एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सूर्य मंदिर की यदि बात करें, भगवान सूर्य की यहाँ पर कौन सी रथ यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान सूर्य की रथ यात्रा जो है वो किरोड़ी ध्वज सूर्य मंदिर जो कि माउंट आबू सिरोही में है, वहां पर निकाली जाती है। नेक्स्ट सारणेश्वर महादेव की यहाँ पर हम बात करते हैं। सारणेश्वर महादेव देवड़ा राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। तो सारण की पहाड़ियों में ये स्थित है। सारण की पहाड़ियों में स्थित। तो सारण की पहाड़ियां कहां पर है, सारण की पहाड़ियां, सिरनावा की पहाड़ियां, ये सभी क्षेत्र कहां पर है, ये सभी सिरोही में है। दूसरी बात, देवड़ा राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। देवड़ा चौहान राजवंश के कुल देवता सारणेश्वर महादेव माने जाते हैं। हाथी गुफा की बात करें, चंपा गुफा की बात करें, ये सभी नक्की झील के निकट स्थित है। नक्की झील के निकट स्थित हैं। अब यहां पर दूध बावड़ी की यदि हम बात करें तो दूध बावड़ी कहां पर है, सिरोही के अंदर पड़ती है। आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि रक्त तलाई किस जिले में है और दूध तलाई किस जिले में है। दूध तलाई किस जिले में है, बिल्कुल यहाँ पर फास्ट आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि भाई राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें दूध बावड़ी, जहां पर पानी जो है वो दूध की तरह प्रतीत होने के कारण इसे दूध बावड़ी का नाम दिया जाता है। राजस्थान में दूध तलाई कहां पर स्थित है और राजस्थान में रक्त तलाई कहां पर स्थित है, बिल्कुल देखें, फास्ट कमेंट करें सभी साथी देखें। जी बिल्कुल देखें, हल्दी घाटी राजसमंद में है, रक्त तलाई, बहुत बढ़िया, देव की लाडली कविता जी गुज्जर। हाँ, तो सभी साथी जितने भी लेट लाइव जुड़े हैं, क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद में क्लास को शेयर भी करें ताकि अपने साथियों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। हाँ जी बिल्कुल, रक्त तलाई हल्दी घाटी में है। और यहाँ पर दूध तलाई कहां पर है, उसका आंसर अभी तक एक भी साथी ने नहीं दिया। चलो रक्त तलाई की बात कर लेते हैं। ये तो हल्दी घाटी में है, मतलब राजसमंद के अंदर है ना, राजसमंद में है। नेक्स्ट दूध तलाई कहां पर स्थित है, देखें, दूध तलाई उदयपुर में है, बहुत बढ़िया आंसर। दूध तलाई कहां पर है, उदयपुर में है। और उदयपुर में कहां पर है, पिछोला झील और मनसा माता जो करणी माता का मंदिर है, जहां पर हम एक रोपवे की बात करते हैं, दोनों के बीच में स्थित कौन सी जगह है, उसे दूध तलाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दूध बावड़ी कहां पर है, दूध बावड़ी सिरोही में है, दूध तलाई उदयपुर में है, रक्त तलाई जो है वो राजसमंद में स्थित है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लख 84 की यहाँ पर हम बात करें तो पहले बात तो ये पूरा तात्विक स्थल है, पूरा तात्विक स्थल। भाई यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो 84 लाख पद चिन्ह के अवशेष या प्रमाण कह सकते हैं,
प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुए। लक 84 नाम से क्या है, एक जगह पड़ती है जो कहां पर है, सिरोही में है। इसी प्रकार से एक चक 84 नामक सभ्यता स्थल भी राजस्थान में है। देखो मिलते जुलते फैक्ट जो है 84 से संबंधित यदि हम बात करें तो जैसे कि 84 कोस की परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है, 84 दुर्ग कहाँ से संबंधित है, चक 84 क्या है, लक 84 क्या है। इस प्रकार से जब हम सिमिलर फैक्ट को पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी बेहतर मजबूत होती है। लक 84 जो है वो सिरोही जिले में है, जहां पर 84 लाख पद चिन्हों के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चक 84 की बात करें तो चक 84 एक सभ्यता स्थल है जो कि श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। 84 कोस की परिक्रमा जो है वो आप सभी साथी बताएंगे कहाँ की प्रसिद्ध है। 84 दुर्ग मेवाड़ में प्रसिद्ध है, उनमें से 32 दुर्गों के निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रसिया बालम। तब तक आप 84 कोस की परिक्रमा के बारे में बताओ। रसिया बालम का जो मंदिर है इसे कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहा जाता है। कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहलाता है। कुंवारी कन्या का मंदिर भी क्या है, ये कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, दो प्रतिमाएं हैं, पहली है रसिया की और दूसरी है बालम की। तो ये तो रसिया कौन है, रसिया है युवती, रसिया एक युवती है। और बालम कौन है, युवक, युवक जिसके हाथ में विष का प्याला है, विष का प्याला है ना। ढाई प्याले शराब सेवन करती है, एक लोक देवी है। इसके अलावा विष जो है मीराबाई को दिया गया था, उन्होंने उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अमृत प्रसाद समझ के पी लिया, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। जी बिल्कुल। 84 कोस की परिक्रमा जो है वो ब्रज क्षेत्र की प्रसिद्ध है, जिसमें हमारा भरतपुर क्षेत्र भी क्या होता है, कवर होता है। एक कोस में लगभग 3-3.5 किलोमीटर माना जाता है। 84 कोस में कितने किलोमीटर हैं आप सभी साथी अनुमान लगा सकते हैं, इतना। बिल्कुल। शिक्षा वह शहरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर यह भी नोट करें कि शिक्षा वह हथियार है जिससे आप दुनिया चेंज कर सकते हैं, चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। वर्तमान में हम जानते हैं शिक्षा का वर्चस्व बढ़ रहा है, जिस समाज में ज्यादा शिक्षा है वही समाज यहाँ पर उन्नति कर रहा है। बिल्कुल। बटनेर से प्रणाम आ रहा, बहुत बढ़िया बात है। सभी को नमस्कार। 32 खंभों की छतरी, इसकी भी बात करेंगे, किसने बनवाई, क्यों बनवाई, क्या कारण था, सब बात करेंगे ना। सवाई माधोपुर जिले को आने दो, सभी बात करेंगे। तो रसिया बालम की यहाँ पर हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं गरासिया जनजाति की, जो एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। तो सर्वाधिक निवास कहां पर करती है, सर्वाधिक निवास सिरोही जिले के अंदर करती है। सिरोही जिले में राज्य की तीसरी सबसे बड़ी ये जनजाति मानी जाती है। राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति जिसकी जनसंख्या 3 लाख प्लस है, 3 लाख प्लस इसकी जनसंख्या मानी जाती है। और गरासिया जनजाति की यहाँ पर हम बात करें तो नक्की झील इनके लिए पवित्र है। नक्की झील इनके लिए पवित्र है। और अभी हमने बात की थी कि नक्की झील में ये जनजाति क्या करती है, अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करती है, विसर्जन करती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। प्रेम विवाह अत्यधिक प्रचलित है। तो इस जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। नृत्यों की यहाँ पर हम बात करें तो इस जनजाति से संबंधित बहुत सारे नृत्य आते हैं, जिसमें वालर नृत्य, इसके अलावा मांदल नृत्य, इसके अलावा लूर नृत्य, गौर नृत्य, और भी बहुत सारे नृत्य हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो इनका नृत्य है वालर नृत्य। और ये नृत्य क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता
है। तो भाई गरासिया जनजाति की बात करें, एग्जाम में 2-3 प्रश्न इससे सिमिलर जो है गरासिया जनजाति से बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो मीणा जनजाति, उसके बाद में भील जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति की, राजस्थान में तीसरे नंबर सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो ये जनजाति है ये पिंडवाड़ा, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गुजरात का जो लगता बॉर्डर है, जिसमें स्पेशली कुछ पाली का एरिया है, पाली में बाली तहसील, उदयपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो कि सिरोही के पूर्वी क्षेत्र से सटा हुआ है, वहां पर ये जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और भी बहुत सारे इनसे संबंधित बिल्कुल बातें हैं इस जनजाति से संबंधित। सर्वाधिक निवास सिरोही में है, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, नकी झील को पवित्र मानती है, मतलब अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन करती है। इस जनजाति में प्रेम विवाह अत्यधिक प्रचलित है। वालर नृत्य, और भी बहुत सारे इस जनजाति के नृत्य हैं, लेकिन इसमें वालर नृत्य जो है स्पेशली बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र के थाकना शैली में किया जाता है। 2 आमने सामने गोले बनाए जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति उनको एक तरीके से निर्देशित करता है और ये नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, तो ये है गरासिया जनजाति की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि जिले में भरने वाले प्रमुख मेलों की यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मेले प्रसिद्ध है। भाई सारनेश्वर महादेव की बात करें तो सारनेश्वर महादेव जो है देवड़ा राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। सिरोही में इनका मेला भरता है। फाल्गुन कृष्ण तेरस को, या फिर हम ये कह सकते हैं शिवरात्रि को इनका मेला भरता है। शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन महीने में आती है। गौतम ऋषि का मेला जो है वो चांदीला गांव चोटीला क्षेत्र में भरता है। 13 से लेकर 15 अप्रैल को ये मेला भरता है। घोर मेले की अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये गरासिया जनजाति का प्रमुख मेला है। इसमें सर्वाधिक क्या होते हैं? प्रेम विवाह, मतलब लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है, बाद में उनकी अपनी पंचायत वहां पर बैठती है और पंचायत जो है वो वर पक्ष को वधु मूल्य देने के लिए निर्धारित करती है कि भाई इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये गौर मेला जो है गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह के कारण प्रचलित है। एग्जाम में प्रश्न भी आया था, गौर मेले का संबंध किस जनजाति से है? वहां पर भील, मीणा, गरासिया और शहरिया ऑप्शन थे, उसमें गरासिया जनजाति से इनका संबंध है। तो ये सिवाऊ क्षेत्र जो आबू रोड में पड़ता है यहाँ पर भरता है। वैशाख सुदी चतुर्थी को यह मेला आयोजित होता है। नक्की झील का मेला ये भी गरासिया जनजाति से संबंधित है, माउंट आबू क्षेत्र में भरता है। वैशाख सुदी पूर्णिमा को यह मेला भरता है। मात्रा माता का मेला सिरोही में भरता है। चैत्र अमावस्या को यह मेला भरता है। इसके अलावा मार्कंडेश्वर मेला जो है वो अंजारी गांव में भरता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक भरता है। 11 का मतलब क्या हो गया? एकादशी, है ना। 1 + 10 = एकादशी। तो ये थी कुछ प्रमुख बातें जो कि आज की हमारी क्लास से संबंधित थी। बिल्कुल, तो सभी साथियों को सनसेट पॉइंट की हमने बात की। कहाँ पर है ये सनसेट पॉइंट? ये माउंट आबू क्षेत्र में है। बिल्कुल, पर्यटनों के लिए बहुत ही आकर्षक का ये केंद्र है। अब इसके अलावा कल के जो हमारे प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर अभी तैयार कर लेते हैं कि भाई कल जो है हम किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो कल हम गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खड़े गणेश। खड़े गणेश जी का मंदिर कहां पर है? दूसरा, नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर कहां पर है? नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर, खड़े गणेश जी का मंदिर कहां पर है? हेराम्ब गणपति जी का मंदिर कहां पर है? हेराम्ब गणपति, या इनको हम कह सकते हैं सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहां पर है? इसके अलावा रणत भंवर गणेश जी, रणत भंवर, या इन्हें आप त्रिनेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं बोहरा गणेश जी, बोहरा गणेश जी। अभी हमने बाजना गणेश जी की बात की, बाजना गणेश जी। इस प्रकार से बिना सूंड वाले गणेश जी, बिना सूंड वाले गणेश जी। तो ये कुछ फैक्ट हुए हमारे कल के लिए।
आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। बढ़िया शानदार पीडीएफ से आप नोट्स बनाएं और इन सभी क्वेश्चनों के कमेंट आप टाइप करके क्वेश्चन बॉक्स में देखें। बिल्कुल वहां पर आप कमेंट करें, मैं सभी के कमेंट देखता हूं। बढ़िया अच्छा लगा मुझे, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था सभी साथियों ने बढ़िया शानदार आंसर दिया, बहुत सारे कमेंट आए, कमेंट मैंने पढ़े, अधिकतर साथियों के आंसर सही थे। तो यहाँ पर हमने आज गणेश जी के तथ्यों से संबंधित बात की है। बिल्कुल बहुत सारे आंसर भी आने लग गए हैं। बिल्कुल तो पीडीएफ जो है ओपन हो जाती है, कोई इशू नहीं। मैं डेली ओपन करके मैं पीडीएफ को चेक करता हूं। टेलीग्राम में पीडीएफ आपको एक दिन बाद डाल दी जाती है, जैसे क्लास होती है पीडीएफ के साथ लिंक भी डाल दिया जाता है, ताकि कोई साथी क्लास देखना चाहे तो वो भी क्लास भी देख सकता है, पीडीएफ भी वहां पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पर कुल 8 प्रकार के गणेश जी से संबंधित हैं। कल अपन वहां पर पूरी तरीके से बात करेंगे। 3 गणेश जी के मंदिर तो कहां पर है? जयपुर में है। एक गणेश जी का मंदिर कोटा में है, एक गणेश जी का मंदिर सिरोही में है, एक गणेश जी का मंदिर उदयपुर में है, एक गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में है, एक गणेश जी का मंदिर अलवर में है और एक गणेश जी का मंदिर बीकानेर में है। तो ये आपके 8 प्रकार के क्या हो गए? गणेश जी के मंदिर हो गए। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बाद में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा भी ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपको साथ में याद रहेगा कि इनके आंसर भी हमें क्या करने हैं? कमेंट करने हैं। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से आप सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एक बार फटाफट क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। देखे अपन ने शुरू से क्या पढ़ा है आज। देखे तो आज हमने शुरुआत की थी सावन भादो फैक्ट से। तो सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में है, सावन भादो महल डीग भरतपुर में है, सावन भादो नहर कोटा में है, सावन भादो कड़ाई देशनोक बीकानेर में है, सावन भादो झरना जोधपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट आबू से संबंधित दक्षिणी अरावली का ये हिस्सा है, राजस्थान का, इसे शिमला कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से। मौसम यहाँ पर ठंडा रहता है, शिमला में भी ठंडा रहता है, इस वजह से तुलना की गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जहाँ पर 150 सेमी से क्या होती है? अधिक वर्षा होती है, राजस्थान का चेरापूंजी से कहा जाता है। ये नक्की झील, अचलेश्वर महादेव, सनसेट पॉइंट, रॉक स्टॉक, टोड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, ये सभी यहाँ पर स्थित है। राज्य में सबसे पहले नगर पालिका 1864 में यहीं पर स्थापित की गई। राजपुताना के एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल का यहाँ पर ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था। माउंट आबू अभ्यारण्य जो है वो भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें नक्की झील के बारे में। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। निर्माण लोक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने अपने नाखून से किया और ज्वालामुखी निर्मित मूल रूप से ये झील है। करासिया जाति इसे पवित्र मानती है, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पर करती है। सर्दियों में ये एक ऐसी झील है जो कि जम जाती है। अचलेश्वर महादेव के मंदिर की बात करें, परमारों द्वारा ये मंदिर निर्मित है। पुनः निर्माण लुम्बाजी चौहान ने करवाया। यहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। नंदी जो कि भगवान शिव का प्रिय बेल है, उनकी 4 टन तांबे से निर्मित यहाँ पर प्रतिमा है। दुर्सा आडा की भी यहीं पर प्रतिमा है। नेक्स्ट माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। जंगली मुर्गों के लिए ये अभ्यारण्य क्षेत्र प्रसिद्ध है। आबू एंसिस डिकल्पटेरा नामक एक वनस्पति यहाँ पाई जाती है, जो विश्व में केवल यहीं पाई जाती है। गुरु शिखर की यहाँ पर हम बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर क्यों कहा? क्योंकि इसके शिखर पर क्या बना हुआ है? गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी से कहा जाता है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु दत्तात्रेय का यहाँ पर मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर मानी जाती है। शेर चोटी की बात करें, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह भी सिरोही जिले में स्थित है। और तीसरी चोटी की यदि हम बात करें, तीसरी चोटी तो वो कौन सी है? देलवाड़ा। देलवाड़ा जो है वो तीसरी ऊंची चोटी है। 1442 मीटर इसकी हाइट है। और उड़िया के पठार की यहाँ पर हम बात करते हैं, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद माउंट आबू के पठार की बात आती है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने इन मंदिरों की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि यदि ताजमहल इमारत को छोड़ दिया जाए तो ये बाद में भारत की सबसे सुंदर भव्य इमारत कह सकते हैं। देखो देखने में भी लग रहा है, वास्तव में बहुत भव्य इमारत है। अर्बुदा देवी के मंदिर की यहाँ पर हम बात करते हैं। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। परमारों की कुल देवी है। थार की वैष्णो देवी तनोटिया या तनोट माता कहलाती है। वाजना गणेश जी की बात करें,
सिरोही में इनका मंदिर है। मंदिर के निकट एक झरना है, वो आवाज करता रहता है, इस वजह से गणेश जी का नाम भी पड़ गया बाजना गणेश। ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम की या यज्ञ कुंड की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। पृथ्वीराज रासों में इसका उल्लेख है। चंद्रबरदाई ने ये उल्लेख किया है कि भाई यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ से 4 जातियां अर्थात 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान शामिल है। सबसे अंत में चौहान विजयी हुए। ऋषिकेश मंदिर की बात करें, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। किरोड़ी ध्वज सूर्य मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित एक सूर्य मंदिर है। इसकी रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करें सारणेश्वर महादेव जी की। सारण की पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है। देवड़ा चौहान राजवंश जो है उनके ये कुल देवता माने जाते हैं। हाथी गुफा, चंपा गुफा नक्की झील के निकट स्थित है। दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। रक्त तलाई की यहाँ पर बात करते हैं, राजसमंद में है। दूध तलाई जो है उदयपुर में है। लक 84 स्थान की बात करें, ये एक पुरातात्विक स्थल है। 84 लाख यहाँ पर पद चिन्हों के क्या है? अवशेष है या प्रमाण है। रसिया बालम के मंदिर की बात करें, इसे कुंवारी कन्या का मंदिर भी क्या है? कहा जाता है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहा जाता है। और रसिया जो है एक युवती है और बालम जो है यहाँ पर एक युवक है जिसके हाथ में विष का प्याला लिए हुए चित्र दर्शाया गया है। और गरासिया जनजाति की यहाँ पर बात करें, सर्वाधिक निवास सिरोही जिले में करती है। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 3 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा निवास सिरोही में, उसके बाद में दक्षिणी पाली में इसका निवास है। उदयपुर में भी निवास करती है और कुछ गुजरात के हिस्से में भी ये निवास करती है। प्रेम विवाह का इसमें अत्यधिक प्रचलन है। इस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य वालर नृत्य है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध मेलों की बात करें, सारण महादेव का मेला, गौतम ऋषि का मेला, घोर मेला, नक्की मेला, मात्रा माता का मेला, मारकंडेश्वर मेला, ये सभी मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? ये सभी मेले सिरोही जिले में बढ़ते हैं। और इसके अलावा बात करें गणेश जी से संबंधित विशिष्ट तथ्यों की बात करें, खड़े गणेश जी का मंदिर, नृत्य करते गणेश जी का मंदिर, हेराम्ब गणपति जी का मंदिर, रणत भंवर या त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, बोरा गणेश जी का मंदिर, बाजना गणेश जी का मंदिर, बिना सूंड वाले गणेश जी का मंदिर, और यहाँ पर एक मंदिर है वो गढ़ गणेश, यहाँ पर गढ़ गणेश जी का मंदिर। तो ये कहां पर है? बिल्कुल देखें, आप सभी साथी कमेंट करेंगे बढ़िया शानदार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की क्लास समाप्त होती है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और दोबारा क्लास को देखते हुए इन प्रश्नों को आप टाइप करें और कमेंट जरूर करें, अच्छा लगेगा। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जितने भी नए साथी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, डेली क्लास अपनी 8 बजे होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो अनुमति दीजिए, कल बात करेंगे सिरोही जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तब तक अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।